हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। मैं आज आपको क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 कराने जा रहा हूँ, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि पर हम स्थानों की स्थिति का कैसे पता लगाते हैं। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में एक श्लोक लिखा हुआ एक वाक्यांश है कि अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है। और पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, और सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से क्या है, भी घिरी हुई। इसने लिखा है ये आर्यभट्ट जी ने। क्या आप देख पा रहे हैं ये? कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं और उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछेंगे अथवा उस नगर के मानचित्र को देखेंगे। लास्ट क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें भी पढ़ी थी, कक्षा 5वीं में। और इस अध्याय में हम उनका बिल्कुल हाँ से बिल्कुल खेल से अध्ययन भी करेंगे। तो आइए, एक खेल है, खेल के खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। है ये रहा, एक मानचित्र दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं चित्र। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। तब किस मार्ग से जाएंगे? देखिए, यहाँ रेल बैंक कहाँ आपका, तो बैंक जाने के लिए किस रास्ते से आप बैंक जाने का रास्ते देखिए जा सकते हैं। क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग से चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में कि हम क्या कर मानचित्र आपके देखिए, ये 4 दिशाएं दिखाई हुई हैं। इसमें आपके ऊपर की तरफ जो दिशा होती है बच्चों, उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है, तरफ पूर्व दिशा होती है, और इधर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, 4 दिशाएं आपकी। मानचित्र स्थानों को पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। मानचित्र क्या है? एक ऐसे मार्गदर्शक है वो आपको स्थानों के बारे में पता लगाने के लिए यूज करते हैं, और ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ पर है और वे वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने की शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कैसे कुछ दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक होते हैं। हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, मानचित्र और इसके घटक। आखिर मानचित्र क्या है? उदाहरण के हम समझ सकते हैं। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है ना, आप समय लिख सकते हैं। और एक लघु क्षेत्र गांव, कस्बा या बड़े क्षेत्र अथवा भारत जैसे अति विशाल क्षेत्र को संपूर्ण विश्व भी हो सकता है इस मानचित्र के अंदर। मानचित्र पे आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देख रहे हैं। इसके बाद एटलस क्या होता है, जिसे मानचित्र आवली भी। एटलस क्या है? जिसमें सभी ही मानचित्र का आपको हम बोलते हैं एटलस, सभी मानचित्र को दिखाया गया हो। जैसा कि आप जानेंगे कि मानचित्र क्या है, अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृति को दर्शाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, सीमा, नगरों आदि को दर्शाता है। और थीमेटिक मानचित्र विशेष प्रकार की सूचना। ठीक है? अब किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला धुरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक चिन्ह।
क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि वृहद छेद को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे दिखाया जा सकता है? इतने बड़े छेद हम कागज पे कैसे देख पाते हैं? ये मानचित्र के स्केल की सहायता से हो पाता है। इतने बड़े छेद को हम एक मानचित्र कागज पे दिखा देते हैं। इसके हेल्प से दिखाते हैं स्केल की सहायता से। आइए हम एक लद्दू नगर के हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित 1 सेंटीमीटर धरातल पर का प्रतिनिधित्व, हालांकि ये 500 मीटर है। हम कहेंगे कि स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 500 मीटर। मतलब हम 500 मीटर के को करेंगे 1 सेंटीमीटर से कागज पे दिखाएंगे। और इस पाठ्य पुस्तक कहते हैं 5 में भी इसके बारे में अच्छे से। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी है, 500, और किनारे पर लिखा हुआ। सामान्यतः इसका मतलब ये है कि जो मुद्रित मानचित्र 2.5 सेंटीमीटर का है, वह भूमि आंशिक दर्शा रहा है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं पर निर्भर जिसका करते हैं। अब लद्दू नगर के मानचित्र दाईं ओर शीर्ष 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित कर, शीर्ष पर सबसे ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। देखिए घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम का प्रधान बिंदु भी। अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा ये रही, दक्षिण पश्चिम दिशा ये रही, और उत्तर पश्चिम ये 4 दिशाएं भी होती हैं। अधिकतर मानचित्र में ऊ अक्षर से अंकित किया एक तीर होता है, उत्तर दिशा को दिखाता है। प्रत्येक चिन्ह मानचित्र का एक और महत्वपूर्ण घटक है, जो हमारे मानचित्र में वास्तविक गुणों और अन्य अवयवों को लघु आरेख दिखाता है। लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं की जगह इन आकृति के रेखांकन के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार, जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग, रेलवे लाइन और नदी ताल या वन के लिए इस तरीके से मानचित्र स्थान पर अनेक विवरण दिए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सरकार विभाग ने भारत के मानचित्र का एक संकलित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों का भी जाएगा, जो आपके पेज नंबर 11 में लिखा। देखिए अब यहाँ पे तो चिन्हों का यूज किया जाता है, जैसे रेलवे लाइन में बड़ी लाइन या छोटे लाइन से दिखाया जाता है। ये जो है ये चिन्ह दिखाया है, ये रेलवे लाइन के चिन्ह। पक्की सड़कों को इन चिन्हों से दिखाया जाता है, कच्ची सड़कों, पक्की सड़क को। सीमा को इस तरीके से दिखाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा होती हैं। नदी को, तालाब को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। उनके मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी को इस तरीके से दिखाया जाता है। डाकघर, डाक, टेलीग्राफ, कार्यालय, पुलिस स्टेशन को इन सिंबल से दिखाया जाता है। बस्तियां, कब्रिस्तान इस सिंबल से दिखाए जाते हैं। वृक्ष और घास इन सिंबल से दिखाए जाते हैं। मानचित्र में सामान्य उपयोग आने वाले इन्हें जिनका हम यूज करते हैं। पृथ्वी का मानचित्र। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार क्या है, चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्ण गोल नहीं है। है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, और हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार ही मानते हैं। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत रखना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार आपके पास उसके
4 टुकड़े हों। उसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए, आप पाएंगे कि किनारों कर सकते हैं। अब एक ग्लोब के बारे में जानते हैं बच्चों। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक गोल आकृति जैसा ही होता है, मानचित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारामंडल आदि को भी मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाए गई भौतिक वस्तु जो गोलाकार सामान्य धातु से बनी, ये आपका ग्लोब है। हम ही पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान ही होता है। ग्लोब किसी समतल में भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करने से हमें सारी चीज आता है। सारी जगह को हम मानचित्र में देख पाते हैं। ग्लोब की कुछ विशेषता है। पहली है कि निर्देशांक को समझना। लेकिन अगर ये बाजार की कल्पना की पंक्तियों आकार की दुकानें, आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर आप चाहते हैं, आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है, आप इसे द्वार के निर्देश देंगे। इस द्वार से 5वीं 7वीं दुकान पर बताएंगे, आपका मित्र आपकी सही स्थिति को कर पाएगा। शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य स्थानों पर अक्षर का से जा तक और 9 ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल निश्चित कर पाते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर सिंपलिका करती है। खेल का प्रारंभ किया जाता है। अतः प्यादा घाह 2 से घाह 4 की ओर आगे। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली ही कहा जाता है। हम बोलते हैं निर्देशांक। इन 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज पर वर्ग आकृति को भी एक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए इन निर्देशांकों की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है अक्षांश। अब ग्लोब को पूरे देखते हैं, इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना आसान है। ग्लोब को घुमाएंगे, जब ये घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं। इनके मध्य में एक रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं ग्लोब में, और इस व्रत को पहचानिए जो चिह्नित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी जाएगी। अक्षांश रेखा से इसी दूरी को मापता है और आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहा जाता है और ये चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पूरे ग्लोब पर ये सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो कौन सा होता है। हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित वृत्त होते जाते हैं। अक्षांश को किससे दिखाया जाता है? अंशों यानी कि डिग्री से व्यक्त किया जाता है। पारंपरिक रूप से विषुवत अक्षांश 0 या 0 हो, जबकि 2 ध्रुव के अक्षांश कितने अंश और उत्तर की ओर अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण की ओर से 90 को 90 से दिखाया जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य की रेखा की चारों ओर जलवायु सामान्य गर्म है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों में यात्रा करते हैं तब आप अक्षांश की रेखा क्या होती है, बढ़ती जाती है। वायु कैसी होती जाती है? ठंडी होती जाती है। ठीक है? ये दक्षिण के निकट जलवायुशील होती है। आप इसे साइंस में भी ऐसा पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और ये भी कि हम एक वर्ष की समय अवधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव कर रहे हैं। ये रिपीट क्या है? ये मध्य रेखा है, ध्रुव, और नीचे की तरफ पाएंगे तो ये दक्षिण ध्रुव है। प्रमुख ये अंतर है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है। ठीक है, ये देशांतर है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दृष्टांतर के बारे में मैं आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको आज मैंने जितने टॉपिक करा दिए आपको आए होंगे। आपको वीडियो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।